बजट में घट सकती है सोने की इंपोर्ट ड्यूटी। 2 से 4% ड्यूटी घटाने पर वित्त मंत्रालय कर रहा है विचार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बजट में पीएमओ की खासी दिलचस्पी। मेक इन इंडिया के सुझाव शामिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। रेल बजट को लेकर भी सलाह मशवरा। आवाज की एक्सक्लूसिव। आखिरी आधे घंटे में बाजार का यू टर्न। सेंसेक्स ने ऊपरी स्तरों से गंवाए 450 पॉइंट। पिछले 5 दिन में सेंसेक्स 800 पॉइंट लुढ़का। टाटा मोटर्स के निराश करने वाले नतीजे। मुनाफा 25% लुढ़ककर 3,580 करोड़ पर आया। आय भी निकली उम्मीद से कम। यूको बैंक, आईओबी, इलाहाबाद बैंक के एनपीए में भी जोरदार बढ़ोतरी। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म। आखिरी दिन में सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह, राहुल, केजरीवाल ने की रैलियां। और बीजेपी अध्यक्ष को दिल्ली में 2/3 बहुमत का भरोसा। कहा, दिल्ली चुनाव मोदी सरकार के कामकाज का जनमत संग्रह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। आरबीआई गवर्नर का बजट में एटीसी की लिमिट बढ़ाने का सुझाव। कहा, निवेश बढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए टैक्स छूट की सीमा। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए एमएसएमई को देनी चाहिए टैक्स रियायतें। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की मांग। थर्मैक्स के एमडी उन्नी कृष्णन की बजट उम्मीदें भी दिखाएंगे बुलेटिन में आगे। रेलवे ने निकाला कमाई का नया फॉर्मूला। ट्रेनों, स्टेशनों के में कॉर्पोरेट ब्रांडिंग से बढ़ाई जाएगी आय। कुरकुरे एक्सप्रेस जैसी कई और ट्रेन चलाने की तैयारी। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। टिकट बुकिंग के साथ ही अब आईआरसीटीसी की साइट पर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे ग्राहक। अमेजॉन के प्रोडक्ट बेचने के लिए आईआरसीटीसी अमेजॉन के बीच हुआ 2 साल का करार। और चंद महीनों में गूगल की मॉड्यूलर फोन उतारने की तैयारी। फोन के ऐप ही नहीं, हार्डवेयर को भी बदलने की मिलेगी सुविधा। अहमदाबाद की कंपनी ने तैयार किया है डिजाइन। और मोदी सरकार के बजट से है लोगों की काफी उम्मीदें। बजट में क्या क्या हो सकता है बताएंगे हम आपको अपने खास पेशकश बजट लीक्स में। वित्त मंत्रालय से हम लाएंगे आपके लिए खास और एक्सक्लूसिव खबरें। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि इस बार आम और रेल बजट में पीएमओ खासी दिलचस्पी दिखा रहा है। साथ ही वित्त मंत्री बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा सकते हैं। इन खबरों की डिटेल अब लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी के पीछे क्या सोच इस वक्त चल रही है वित्त मंत्रालय में, क्या योजनाएं हैं? देखिए, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है, उसका ऐलान कर सकती है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी घटाई जाए इसको लेकर अभी विचार किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें 2 विकल्प है। एक विकल्प यह है कि शुरू के दौर में सिर्फ 2% की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए, यानी 10% से इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 8% कर दी जाए। दूसरा विकल्प यह है कि एक ही साथ 4% की ड्यूटी घटाई जाए और गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 6% कर दी जाए। हालांकि जो उद्योग मंत्रालय के हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने सिफारिश की है 2% कटौती की, लेकिन उसे उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय इस बार 4% की कटौती करेगा। आखिरकार गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने के पीछे वजह जो है वो काफी अहम है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जब गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी 2% से बढ़ाकर धीरे धीरे 10% तक की गई थी, उसके पीछे वजह थी कि वहां पर बेतहाशा गोल्ड इंपोर्ट बढ़ रहा था। लेकिन अब यह वजह खत्म हो गई है। गोल्ड इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिल रही है और दिसंबर के महीने में गोल्ड इंपोर्ट सिर्फ 39 टन हुआ, जो कि नवंबर के 152 टन के मुकाबले 1/4 से भी कम था। दूसरी वजह थी गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने की, वो था सीएडी। अब सीएडी भी काफी हद तक करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ चुका है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर वही सेक्टर है जो कि मेक इन इंडिया के तहत सरकार जिन 25 सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है उसमें से एक सेक्टर है, जहां पे 3.5 मिलियन का जॉब मिलता है। सरकार इसको और बढ़ाना चाहती है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को काफी निराशा हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है। तो सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। यही वजह है कि सरकार गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जी शुक्रिया। इस बार आम बजट और रेल बजट बनाने में प्रधानमंत्री कार्यालय काफी दिलचस्पी ले रहा है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के सामने आम बजट और रेल बजट को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ये दिलचस्पी कितनी गहरी है बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और दीपाली नंदा।
यूं तो बजट बनाना पूरी तरह से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस बार के बजट में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का रोल भी कम नहीं रहने वाला। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ इस बार आम बजट में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। करीब 10 दिन पहले प्रधानमंत्री के सामने बजट को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। इस दौरान वित्त सचिव, बजट टीम के वरिष्ठ सदस्य, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, बजट से जुड़े करीब 3 से 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया वर्कशॉप के दौरान प्रधानमंत्री को जो सुझाव दिए गए थे, उनका अधिकांश हिस्सा बजट में शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय काफी सतर्क है। इसके अलावा पीएमओ चाहता है कि गार, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे टैक्स के मुद्दों पर भी निवेशकों के अनुकूल फैसले बजट में लिए जाएं। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दे भी अहम हैं। अभी से लेकर बजट पेश होने तक पीएमओ और वित्त मंत्रालय के बीच 3 से 4 दौर की बैठकें और होने की संभावना है। इस बार बजट बनाने की प्रक्रिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ले रहा है, सक्रियता दिखा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि इस बार का बजट आम नहीं बल्कि कई मायनों में खास बजट हो सकता है। कई सारे बड़े और ठोस ऐलान देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ आम बजट ही नहीं बल्कि रेल बजट पर भी प्रधानमंत्री कार्यालय की निगाहें टिकी हैं। खासतौर से नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और रेल मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि रेल किराया और माल भाड़ा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से सलाह मशविरा के बाद ही लिया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ओर से दिए गए पहले प्रेजेंटेशन में उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल नेटवर्क बिछाने पर चर्चा की गई। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में रेल लाइंस बिछाने के लिए सेंट्रल फंडिंग का भी ऐलान किया था और रेल बजट में उत्तर पूर्वी राज्यों में 14 नई रेलवे लाइन बिछाने के रोड मैप का ऐलान हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 1.5 घंटे तक चली प्रेजेंटेशन में फोकस उत्तर पूर्वी राज्यों पर रहा। किस तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, इस पर चर्चा की गई। खासतौर पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को रेल नेटवर्क के साथ जोड़े जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रेजेंटेशन का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 7 फरवरी को प्रधानमंत्री के सामने रेल मंत्री एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जिसमें खास तौर से रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी रकम जुटाने पर चर्चा होने की संभावना है। इसे लेकर रेल मंत्रालय ने कुछ प्रस्ताव भी तैयार किए हैं, जिसे प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी तरह फ्लॉप हो चुके पीपीपी मॉडल को किस तरह के फेरबदल के साथ रेल में लागू किया जाए, इस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। लक्ष्मण रॉय के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात शेयर बाजार की, जिसमें आज लगातार 5वें दिन गिरावट दिखी। वैसे आज शुरुआत धमाकेदार थी और एक वक्त सेंसेक्स 400 पॉइंट उछल गया, लेकिन आखिरी आधे घंटे में बाजार ने ऐसा यू टर्न मारा कि सारी तेजी हवा हो गई। दरअसल बाजार पर खराब नतीजों ने दबाव बनाया। इसके अलावा एफआईआई की बिकवाली और ग्रीस के बाजारों ने भी बड़ा दबाव बनाया। बाजार की इस उठापटक को समझा रहे हैं अब हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। लगातार 5वें दिन भारतीय बाजार आखिरी 1 घंटे में फिसलकर लाल निशान में बंद हुए। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी में आपको गिरावट ज्यादा नजर नहीं आएगी, लेकिन शुरुआती कारोबार को देखकर ऐसा लग रहा था कि 8,700 के आसपास बाजार बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। दिन के दौरान हमने 8,800 के लेवल को भी क्रॉस किया और उसके बाद ऐसा लगा कि फ्रेश खरीदारी होती दिख रही, लेकिन आखिरी 1 घंटे में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की तरह तेज गिरावट और 8,700 के लेवल को भी निफ्टी ने तोड़ा। प्रोविजनल क्लोजिंग जरूर, फाइनल क्लोजिंग जरूर 8,700 के ऊपर होती हुई दिखी। सेंसेक्स में भी गिरावट मामूली नजर आ रही है, लेकिन ऊपर के लेवल से 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट वहां पर भी दिखी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो साफ तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर बिकवाली का दबाव आज ज्यादा नजर आया। मिड कैप इंडेक्स 1.5% के आसपास, स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखिए 1.25% की कमजोरी होती दिखी है। हालांकि गिरने वाले शेयर आज 1025 के आसपास रहे,
काफी भारी भरकम सेकंड हाफ में सिचुएशन बदलती हुई दिखी और साथ ही वॉल्यूम्स 2,45,000 करोड़। रिकवरी आज आती दिखी जो फर्स्ट हाफ में, उसे कॉग्निजेंट के एक शानदार नतीजे के बाद आईटी शेयरों ने लीड किया। निफ्टी के आईटी स्टॉक्स एसएलटेक, विप्रो, इन्फी जैसे शेयर मजबूत थे, टीसीएस भी मजबूत और रैमको सिस्टम्स के अच्छे नतीजे के बाद वहां पर भी तेजी बनती दिखी। बैंक्स में एक्सिस एचडीएफसी, यहां पर एचडीएफसी बैंक के लिए क्यूआईपी और इनके जो इशू था एडीआर इशू, शानदार रिस्पांस मिला, यहां तेजी बनती हुई दिखी। लीवर आईटीसी जैसे शेयर मजबूत थे, वहीं गोदरेज कंज्यूमर और जुबिलेंट फूड ने आज बाजार के दौरान शानदार नतीजे पेश किए। दोनों स्टॉक 5% से ज्यादा चढ़े, लेकिन क्रूड के दामों में तेज गिरावट का असर दिखा ओएनजीसी, केन, गेल पर। और रियल्टी शेयर जो 2 दिन से मजबूत है, आज डीएलएफ के नेतृत्व में ये सारे शेयर फिसल गए। पावर शेयरों में अचानक और तेज गिरावट दिखी और टाटा पावर 7% से ज्यादा लुढ़का, बाकी शेयरों का भी यही हाल था। मेटल्स थोड़ी रिकवरी की कोशिश करते दिखे, लेकिन वहां पर भी आज अच्छी गिरावट दिखी। स्टेरलाइट, सेसा स्टेरलाइट और खासतौर से टिस्को जो कल अपने बाजार में नंबर्स पेश करेगा, यहां पर सब जगह गिरावट होती दिखे। लेकिन कुछ मजबूत स्टॉक्स जहां पर कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आते दिखे। भारतीय एयरटेल उम्मीद के मुताबिक नतीजे थे, लेकिन जेबी केमिकल, मैग्मा फिनको अपने अच्छे नतीजे पेश किए। जेके लक्ष्मी सीमेंट भी नंबर्स के दम पर आज मजबूत था। कल बाजार बंद होने के बाद कुछ फार्मा कंपनियों ने नतीजे पेश किए थे और वो सारे कमजोर थे, औरोबिंदो, नोवार्टिस, जुबिलेंट। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल, एमटी एडुकोर, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियों ने भी नतीजे पेश किए, वो कमजोर ही रहे। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से मिड कैप बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, आईओबी, यूको, इलाहाबाद, इन तीनों ही बैंक्स में आज मार पड़ी नतीजों के बाद। और कुछ और नतीजे जो खराब थे, जी शिपिंग, आईआरबी इंफ्रा, रैमको सिस्टम्स, लंबी लिस्ट है, अरविंद लिमिटेड, पेट्रोनेट, एलएनजी, ग्रीव्स कॉटन जैसे शेयरों में आज खासतौर से नंबर्स के दम पर एक्शन दिखा। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में दिखे खबरों के दम पर, पिपावार डिफेंस, यहां पर कुछ कंपनियां जिसमें एमएनएम और हीरो का नाम आता हुआ दिख रहा है, स्टेक खरीद सकती है। इसके बाद स्टॉक 7% ऊपर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। इनके अलावा बीपीसीएल आज स्टार परफॉर्मर के तौर पर आगे आता हुआ दिखा। एचडीएफसी और कोल इंडिया भी मजबूत बंद हुए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा, बेल, सिप्ला जैसे दिग्गजों में बिकवाली का दबाव रहा। जानकारों के मुताबिक बाजार में हाल की बिकवाली से घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक निफ्टी 8,650 नीचे नहीं जाएगा। जनवरी में बहुत तेज एक रैली देखी हमने, तो मे भी अब वो मार्केट थोड़ा उसको डाइजेस्ट कर रहा है और ये मार्केट स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है। ये जरूर है कि सपोर्ट लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। जहां पहले हम सपोर्ट 8,300, 8,400 पे देखते थे, अब 8,000, 650 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। तो लगता नहीं कि इससे और नीचे मार्केट जाएगा। और ग्लोबल स्थिति अगर थोड़ी सुधरती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्री बजट एक रैली आ सकती है। और एचडीएफसी बैंक के पूंजी जुटाने के प्लान्स को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। 1,500 करोड़ रुपए के क्यूआईपी इश्यू के लिए बैंक को 7 गुना खरीदार मिले हैं। इस क्यूआईपी का प्राइस बैंड 1,057 से 1,067 रुपए था। इसके अलावा एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट से भी कंपनी की योजना करीब 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड भारतीय शेयरों को एडीआर कहते हैं। और आज रहा खराब नतीजों का दिन। टाटा मोटर्स के नतीजों ने किया निराश। पीएसयू बैंकों के एनपीए ने भी बढ़ाई चिंता। और आरबीआई गवर्नर का बजट में एटीसी की लिमिट बढ़ाने का क्या है सुझाव, देखिए इस पर के बाद। आइए बात करते हैं आज अहम नतीजों की। ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के दिसंबर तिमाही के नतीजे बेहद खराब रहे। दूसरी ओर पीएसयू बैंकों के खराब नतीजों का सिलसिला भी जारी है। रिजल्ट पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। सबसे पहले सोनम, आपके पास आए। टाटा मोटर्स का मुनाफा घटने का अनुमान था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा घट चुका है। कैसे देखा जाए नंबर्स को? टाटा मोटर्स ने बेहद ही कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। इस बार जीएलआर भी कंपनी की मदद नहीं कर पाया है। रेवेन्यूज उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन मुनाफा और मार्जिन दोनों ने निराश किया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी के मुनाफे में 25.5% की गिरावट आई है। मार्जिन बेहद ही कमजोर 14.4% के मार्जिन डिलीवर हुए हैं पिछले साल के 15.6% के मुकाबले। जीएलआर के प्रदर्शन ने इस बार नेगेटिवली सरप्राइज किया है। उम्मीद से कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं। जीएलआर के मुनाफे में 4% की गिरावट आई है। जीएलआर के मार्जिन भी बेहद ही सरप्राइजिंग 18.6% के डिलीवर
हुए हैं पिछले साल के 17.9% के मुकाबले। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, सबसे बड़ा धक्का टाटा मोटर्स को फिर से उनका स्टैंड लोन कारोबार, कंपनी को 2100 करोड़ का घाटा हुआ है पिछले साल के 1250 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। यहाँ पे 310 करोड़ का प्रोविजन किया गया है सिंगूर लैंड के इस मामले में, और साथ ही कंपनी को 216 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज घाटा हुआ है। वही स्टैंडअलोन कारोबार ने ऑपरेशनली भी या फिर एबिटा लेवल पर भी घाटा ही दर्ज कर दिया है। तो स्टैंडअलोन कारोबार फिर से ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करता हुआ JLR इस बार मदद नहीं कर पाया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहद ही कमजोर। और टाटा मोटर्स के CFO C रामकृष्णन का कहना है कि सिंगूर और दूसरे मामलों में प्रोविजनिंग करने से मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। Financial numbers, you need to take into account some of the additional provisions we have made in this quarter, not small sums. Singur, we have made a provision of about 300 crores plus. The matter is pending with the Supreme Court, and there could be certain uncertainty in terms of the timing of the final disposal of the case. Therefore, we have taken that provision after all these years in this quarter. We saw growth in the M&HCV industry segment, triggered by positive business sentiment, firm freight rates, and improved freight availability, fuel prices, slight easing of inflation, and improved profitability of the operators, and the replacement demand for the fleet beginning to happen. However, the LCV industry, LCV segment, mainly the small commercial vehicle, continues to be impacted quite heavily. टाटा मोटर्स के नतीजे भले ही कमजोर हों, लेकिन जानकारों को इसमें खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा का मानना है कि कंपनी के प्रदर्शन में आगे सुधार जरूर दिखेगा। शेयर बाजार चूंकि फ्यूचर पे चलता है, पास्ट पे नहीं चलता है, और फ्यूचर आउटलुक जो है वो मैं समझता हूँ कि टाटा मोटर्स का अच्छा हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो डोमेस्टिक बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल का, वहाँ बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने जो नई कारें लॉन्च की है, जेस्ट और बोल्ट, उनकी भी जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है, और वहाँ काफ़ी अच्छी स्ट्रांग डिमांड है, और वहाँ ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई है इन्होंने जनवरी में। तो उसके देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये शेयर अगर कोई गिरावट आती है तो उसमें अकुमुलेट करके और रखने जैसा है। और आज इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के बेहद कमजोर नतीजे आए हैं। चलते हमारे सहयोगी पूजा के पास सारी डिटेल्स के लिए। पूजा, बैंकों के लिए कैसा रहा है तीसरा क्वार्टर? जी, इस तिमाही के नतीजों में बैंकों से काफी निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। खासकर कि PSU बैंक ने काफी डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स यहां पर पेश किए हैं, स्पेशली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर। सब बड़े बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB ने तो खराब नतीजे घोषित किए ही हैं, लेकिन आज काफी सारे मिड कैप बैंकों ने भी अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें काफी खराब प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि यूको बैंक, IOB, इलाहाबाद बैंक, इन सब ने आज अपने नतीजे घोषित किए और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स कंपनी ने घोषित किए हैं। अगर यूको बैंक के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में भी दबाव है, और एसेट क्वालिटी में भी जो ग्रॉस NPA है उसके आंकड़े में 28% की बढ़त देखने को मिली है। इंडियन ओवरसीज की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से ये बैंक लॉस पोस्ट कर रही है और इस तिमाही भी पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया है, और ग्रॉस NPA बढ़कर 8% हो चुके हैं, जो अब तक की जितने भी बैंकों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं ये आंकड़ा सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद बैंक के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी मुनाफे में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली, करीब 50% की कमजोरी देखने को मिली है। प्रोविजंस यहाँ पर बढ़े हुए हैं और ग्रॉस NPA का आंकड़ा भी करीब 4% से बढ़ा हुआ है, करीब 5% के आसपास ये आंकड़ा इस बार देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर जितने भी अभी तक नतीजे यहाँ पर आए हैं उसमें बड़े बैंकों ने तो खराब नतीजे घोषित कर ही रहे हैं, लेकिन जो मिड कैप कंपनीज हैं उनमें भी काफी खराब नतीजे इस बार देखने को मिल रहे हैं। अभी हमें इंतजार है SBI का, जो कि 13 फरवरी को ये अपने नतीजे घोषित करेगी, और ये किस तरह के नतीजे पेश करती है इस पर हमारी नजर रहेगी। और दिल्ली में थमा चुनाव प्रचार का शोर, देखेंगे क्या रहा आज आगे। और BJP अध्यक्ष को दिल्ली में 2/3 बहुमत का क्यों है भरोसा, ये भी बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बात करेंगे दिल्ली के चुनावी संग्राम की, जहां आज चुनाव प्रचार थम गया है।
आखिरकार लाउड स्पीकर्स शांत पड़ गए हैं। पिछले एक महीने में हम जो ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं देख रहे थे उन पर लगाम लग गई है। दिल्ली 7 फरवरी यानी परसों वोट डालने वाली है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने आज 70 विधानसभा सीटों पर अपने दिग्गज मंत्री, सांसद और नेता उतारे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज मदनपुर खादर और सदर बाजार में रैली को संबोधित किया। इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज रोड शो किए। इस बीच दिल्ली में भाग्य आजमा रही पार्टियों को बाहर से भी समर्थन आ रहा है। जहां डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन दिया है, वहीं ममता बनर्जी ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की है। बीजेपी हो, आप हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां दिल्ली में अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। I think there was nobody better than Kiran Bedi to lead the BJP in Delhi. Prime Minister Narendra Modi and Kiran Bedi represent the face of governance. BJP represents orderly governance. The Aam Aadmi Party's track record is one of anarchy. They have no program. They can only come out with sloganizing, propaganda and populism. That is not a substitute for governance. अभी हम कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। हमारा प्रयास है 2 दिन के अंदर हम 2/3 के नजदीक पहुंचे। अब देखिए, सर्वे इतने बड़े दिल्ली के शहर में 4000 लोगों को पूछकर कोई चीज तय करना, मैं लगता हूं नहीं हो पाती, क्योंकि दिल्ली में गांव भी है, दिल्ली में कस्बे भी है, दिल्ली में झुग्गियां भी है, दिल्ली में पॉश कॉलोनियां भी है। हर तरह का मतदाता देश का दिल्ली में है। 3-4 हजार के सैंपल से वो मतदाता का मिजाज नापा नहीं जा सकता। जनता को हमारे 49 दिन बहुत पसंद थे, इसलिए जनता का इतना अच्छा प्रेम है हम लोगों से। जनता ने देखा कि 49 दिन में हमने रिश्वतखोरी बंद की, हमने भ्रष्टाचार बंद किया। जनता मन बना चुकी है कि हमें 49 दिन वाली सरकार 5 साल के लिए चाहिए। ये सारे सर्वे गलत है। किसी भी सर्वे ने ये नहीं पिछली बार कहा था कि केजरीवाल सरकार बनाएंगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। पिछली बार सारे सर्वे केजरीवाल को 3रे नंबर पे कह रहे थे, और पिछली बार जब सर्वे गलत हुए तो इस बार क्यों नहीं होंगे? कांग्रेस की सरकार बन रही है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन ये अब तक के सबसे रोमांचक चुनाव के तौर पर याद जरूर किया जाएगा। लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव में 3रे पायदान पर पहुंचती नजर आ रही है, और असली लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लग रही है। आइए देखते हैं दिल्ली चुनाव के कुछ खास पल। कांग्रेस पार्टी ने आपके 15 साल बर्बाद कर दिए। फिर दूसरे टेम्पररी आए, वे छोटे थे, नए थे, ताकत कम थी, तो 15 साल तो बर्बाद नहीं कर पाए। 1 साल आपका तबाह कर दिया इन लोगों ने। 10 जनवरी 2015 बीजेपी ने मोदी के दम पर दिल्ली जीतने के लिए ऐलाने जंग किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी का चेहरा बनकर सामने आए, लेकिन बीजेपी ने बीच में ही अपनी स्क्रिप्ट बदल दी और अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। आज मैं यहाँ हूँ उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। This was BJP's initial strategy. They thought that they would pit Modi against Kejriwal, and they thought the result is obvious. Then they held the rally. They realized the truth, and then panic set in. They needed a fall guy. Kiran Bedi ji came to fill that role. इसी बीच अरविंद केजरीवाल के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इनसे पैसा ले लो, इनको वोट मत दो, तो इसमें रिश्वतखोरी नहीं है। फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर, जहां चुनावी कैंपेन तू मैं में बदल गया। बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। ओबामा की यात्रा के वक्त जब कैंपेनिंग रोकी गई, तब भी विवादों पर लगाम नहीं लग पाई। राजनीति नहीं हो बस इसमें, अपनी उम्र के अनुसार बड़ा होना चाहिए। ओबामा का दौरा खत्म होने की देर थी कि कैंपेनिंग ने फिर रफ्तार पकड़ ली और वोटरों को अपनी अच्छाइयां गिनवाने के बजाय बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ गई एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई। As of today, politically,
They have to answer this question as to who were the people behind these companies. वित्त मंत्री जी आपके पास हिम्मत है तो मेरे को गिरफ्तार करके देख लो। बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इसमें इस्तेमाल एक गलत शब्द पार्टी के लिए महंगा साबित हुआ। They cannot term Northeast as immigrant within the same country. There must be a typing mistake, or it must be a clerical mistake or printing mistake. दिल्ली के इस जंग में कांग्रेस की बात मुश्किल से ही होती है, क्योंकि ये युद्ध अब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच सिमट सा गया है। केजरीवाल ने भले ही 49 दिनों में दिल्ली की सत्ता छोड़ दी, लेकिन वो एक बार फिर से फोकस में है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या दिल्ली में रुक जाएगा बीजेपी का विजय रथ? क्या किरण बेदी को लाने का आइडिया हो जाएगा फेल? क्या राजधानी में होगी आपकी वापसी और हाशिए पर चली जाएगी कांग्रेस? दिल्ली चुनाव में होने जा रहा है फोटो फिनिश। जानिए क्या है दिल्ली के दिल की बात। चुनाव से पहले और नतीजों के दिन हमारे साथ, जहां होंगे पार्टियों के दिग्गज लीडर और कई राजनीतिक पंडित। और आरबीआई गवर्नर का बजट में एटीसी की लिमिट बढ़ाने का क्या है सुझाव, देखिए इस ट्वीट के बाद। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की क्या है मांग, थर्मेक्स के एमडी उन्नीकृष्णन की बजट उम्मीदें भी देखिए। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट बढ़ा देनी चाहिए। पिछले बजट में ही टैक्स छूट की लिमिट 50,000 रुपए तक बढ़ाई गई थी, लेकिन राजन के मुताबिक वो काफी नहीं है। राजन ने कहा कि ये छूट अब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा करने का वक्त आ गया है। Remember, the government increased the limits for tax benefited savings by about by half a lakh, 50,000 rupees in the last budget. And the question is there room for more? Primarily because the real tax benefit has fallen over time, because that limit was at 1 lakh for a long time. So maybe what we have to do is increase that. बाजार और इंडस्ट्री सभी की नजरें बजट पर है, क्योंकि दोनों के लिए अगला ट्रिगर बजट से ही आने वाला है। माना जा रहा है कि अपने अभियान मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़े फैसले ले सकती है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बजट उम्मीदें क्या हैं, थर्मैक्स के एमडी एमएस उन्नीकृष्णन से बात की हमारे मार्केट रेजा अनिल सिंघवी ने। बाजार और इंडस्ट्री सभी की नजरें बजट पर हैं। अगले बजट के लिए क्या ट्रिगर्स होंगे और बाजार जाहिर सी बात है इस पर आगे रिएक्शन भी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन बजट इस बार काफी खास रहने वाला है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी कि सरकार ने अपने अभियान मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए बड़े फैसले लेने का इरादा इस बजट में रखा है। पहला सौदा में रोजाना हर रोज हम इसी वक्त बजट को लेकर इंडस्ट्री और बाजार के दिग्गजों से चर्चा करते हैं और जिनकी सलाह वित्त मंत्री भी काफी गौर से सुनते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बजट से क्या है उम्मीदें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ थर्मेक्स के एमडी एमएस उन्नीकृष्णन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर उन्नीकृष्णन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल मेक इन इंडिया को लेकर ही लेना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर। क्या कुछ उम्मीद की जाए इस बजट में? इस मूवमेंट को लेकर सरकार क्या कर सकती है, क्या ऐलान कर सकती है या क्या करना चाहिए? अनिल, ऐसा है, मेक इन इंडिया एकदम बढ़िया एक आइडिया है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए बजट में 2 तरीके का चीज की हमारी उम्मीद है। एक तो पॉलिसी सपोर्ट और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट अगर देखेगा क्या क्या पॉलिसीज होना चाहिए। आज का दिन में हमारे कंट्री में
कुछ आइटम में ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की ड्यूटी ज्यादा रहता है और फिनिश प्रोडक्ट अगर लेगा तो उसका ड्यूटी कम रहता है, तो इसको इन्वर्टेड ड्यूटी बोलता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसको सीधा करना चाहिए। अगर मेक इन इंडिया इनकरेज करना चाहिए, पॉलिसी डायरेक्शन में जो भी नॉन वैल्यू एडेड आइटम जैसे कि रॉ मटेरियल है, कमोडिटी से, उसकी ड्यूटी कम होनी चाहिए और फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि जो इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल गुड्स जैसे मोटर, पंप्स, यानी तो ऐसे आइटम में जो बॉयलर, पावर प्लांट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे चीजों में फिनिश प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी ज्यादा होना चाहिए। वो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उस पर ड्यूटी कम होना चाहिए, वो तो उसमें से ऑटोमेटिकली वैल्यू एड फैक्टर लोकल मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। दूसरा, कुछ आइटम में जहां हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि पावर इक्विपमेंट, हमारा कंट्री में आज का दिन में तकरीबन 30,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो इंपोर्ट बैन करना चाहिए। यानी तो कहा मेक इन इंडिया होगा, क्योंकि लोग बाहर से लेके आ जाएंगे। तो कुछ आइटम जहां अपने पास जो तरीके की कैपेसिटी ऑलरेडी बन चुका है, वो आइटम को डिस्करेज करना चाहिए, यानी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देना चाहिए। और तीसरा ऐसा है, कुछ अभी डिफेंस की खर्चा बढ़ने वाला है, पर डिफेंस में आज का दिन में हम आप देखेगा तो तकरीबन 2 लाख कोटी की 1,80,000 कोटी की इंपोर्ट होने वाला है। वो पूरा तो हिंदुस्तान में बन सकता है, तो उसके लिए आपको इंसिस्ट करना चाहिए पॉलिसी के मुताबिक कि आप आके इधर ही कंपनी लगा दो। कुछ आइटम में 100% एफडीआई दे दो उनको, कम से कम नौकरी तो मिल जाएगा, फैक्ट्री तो लग जाएगा, उसमें से टैक्स तो मिल जाएगा सरकार को। तो मेक इन इंडिया मतलब इतने पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए कि हर एक चीज में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी डायरेक्शन होना चाहिए। और उसके अलावा ऐसा है, कैपेसिटी अगर बढ़ाना है हिंदुस्तान में तो उसके लिए कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए। तो क्या क्या एलोकेशन अपना फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये भी हमारा लुकआउट है इसके बारे में। दैट्स प्रेडोमिनेंटली स्टार्ट विद। और रेलवे ने कमाई का क्या निकाला है नया फॉर्मूला? इसके अलावा टिकट बुकिंग के साथ ही अब IRCTC की साइट पर लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग का भी मजा। दोनों खबरें ब्रेक के बाद। आर्थिक तंगी से जूझ रही भारतीय रेल अब ट्रेन और स्टेशन ब्रांडिंग जैसे उपायों के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश में है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कमर्शियल पब्लिसिटी के जरिए रेलवे की कमाई बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट नोट भी तैयार कर लिया गया है। आउटडोर मार्केटिंग की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने और विज्ञापनों के जरिए आय बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बारे में मेंबर ट्रैफिक की अध्यक्षता में बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राइवेट PR एजेंसियों की मदद से ट्रेनों की ब्रांडिंग किए जाने का सुझाव दिया गया है। पहले चरण में ओपन टेंडरिंग के जरिए 5 राजधानी ट्रेन की ब्रांडिंग की जाएगी। साथ ही स्टेशन, रेलवे पुलों, ई-टिकट और रेल नेट के स्पेस को कमर्शियल पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किए जाने और विज्ञापनों के लिए स्पेस सेल बकायदा ई-ऑक्शन के जरिए किए जाने की भी बात की गई है। फिलहाल कमर्शियल पब्लिसिटी से रेलवे की सालाना आमदनी सिर्फ 250 करोड़ रुपए है। कमेटी की ओर से तैयार किए गए कॉन्सेप्ट नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर इन तमाम सुझावों को सही तरीके से लागू किया जाता है तो 2020 तक रेलवे की कमर्शियल पब्लिसिटी से होने वाली कमाई 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जो कि मौजूदा कमाई से 4,000% तक ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट नोट राइट्स की मदद से तैयार किया गया है। 2007 में साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन की ओर से कुरकुरे एक्सप्रेस के नाम से ब्रांडिंग ट्रेन कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी, जिसमें रेलवे को 6 महीने में 4 लाख रुपए की कमाई भी हुई थी। लेकिन मजबूत फ्रेमवर्क की गैर मौजूदगी के चलते ट्रेन ब्रांडिंग की योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब एक बार फिर से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नए साधन जुटाने की कोशिश शुरू की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर पॉलिसी को नया रूप दिया जाएगा, ताकि कमर्शियल पब्लिसिटी के जरिए रेलवे की आमदनी बढ़ाई जा सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आने वाले दिनों में आपको IRCTC की वेबसाइट पर शॉपिंग और गिफ्टिंग के ऑप्शंस भी मिलेंगे। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनी Amazon के साथ IRCTC की बातचीत आखिरी दौर में है, जिसके बाद Amazon IRCTC की वेबसाइट का इस्तेमाल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करेगी।
जल्द ही आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराने के साथ साथ शॉपिंग का भी मजा ले सकेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनी Amazon और IRCTC का करार फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। करार के मुताबिक Amazon IRCTC का डेटाबेस इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन टिकट बुक कराते वक्त Amazon के तमाम ऑफर्स और डिस्काउंट IRCTC की वेबसाइट पर दिखेंगे, जिस पर एक क्लिक से कंज्यूमर Amazon पर शॉपिंग कर पाएगा। दोनों कंपनियों का ये करार 2 साल के लिए होगा और इसके लिए IRCTC को सालाना 18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही Amazon ने कंफर्मेशन अमाउंट के तौर पर 50 लाख रुपए जमा भी करा दिए हैं। रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोग IRCTC की वेबसाइट को विजिट करते हैं। यही वजह है कि Amazon IRCTC के कस्टमर डेटाबेस को एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। Amazon की कोशिश IRCTC के प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बिजनेस मॉड्यूल को देश भर में बड़े पैमाने पर फैलाने की है। अगले 2 साल में ई प्लेटफॉर्म के जरिए IRCTC ने 200 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि हर कंपनी और ब्रांड के लिए IRCTC ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कंपनी की कोशिश फ्लिपकार्ट और eBay जैसी वेबसाइट को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की है। वेबसाइट पर शॉपिंग को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने शॉपिंग ई जोन का कॉलम भी शुरू कर दिया है। साथ ही IRCTC जल्द ही गिफ्टिंग ऑप्शन के तौर पर स्वीट्स और फ्लावर्स कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है। IRCTC ने ब्लाब्ला टैक्सी सर्विस के साथ भी 6 महीने का करार किया है, जिसके लिए उसे 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। और गुजरात के गांधीनगर में पहली बार लगी प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन। और चंद महीनों में गूगल की मॉड्यूलर फोन उतारने की तैयारी। क्या है इस फोन की खासियत, देखिए इस ब्रेक के बाद। गुजरात के गांधीनगर में पहली बार प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन लगी है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 30 देशों की कंपनियां शामिल हुई है। कंपनियों के इससे अच्छे कारोबार की उम्मीद है। इस एग्जीबिशन के बारे में बता रहे हैं मनीष देसाई। प्लास्टिक के 1200 से ज्यादा उत्पादों को एक साथ देखना चाहते हैं तो गांधीनगर में लगी ये प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन बिल्कुल मुफीद जगह है। गांधीनगर के सेक्टर 17 में लगी इस प्रदर्शनी में 30 देशों की 16 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। उम्मीद की जा रही है कि 10 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में कम से कम 1.5 लाख लोग आएंगे। इससे 20 से 25% कारोबार बढ़ने की उम्मीद भी है। हमारी अपेक्षा यह है कि इस बिजनेस में मशीनरी वाले अपनी मशीन बेचते हैं, जो हिंदुस्तान के मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो बाहर से मशीनरी बनाने वाले हैं उनका बहुत जबरदस्त बिजनेस होता है। उससे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होती है। उसके अलावा रॉ मटेरियल वाले जितना नया नया रॉ मटेरियल लाते हैं वो सब रॉ मटेरियल इस फेयर में इंट्रोड्यूस करते हैं, सब लोगों को उसका यूज बताते हैं। और उसके अलावा ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, सपोर्ट इंडस्ट्री है, उनका भी बिजनेस होता है। हमारी पर्सनल अपेक्षा है कि इस ग्राउंड में इस साल कम से कम 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस होना चाहिए। भारत में ये प्रदर्शनी अमूमन हर 3 साल में लगती है, लेकिन गुजरात में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी जरूरत है स्किल लेबर और ट्रेन लोगों की, और इनको तैयार करने के लिए गुजरात में वापी के पास में करीब 40 एकड़ जमीन गुजरात सरकार से प्लास्ट इंडिया ने खरीद ली है, जहां पर अगले 2 वर्ष में प्लास्ट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तैयार की जाएगी। वहां पर न ही केवल तालीम दी जाएगी बल्कि R&D के लिए भी एक अलग सेंटर बनाया जाएगा। मनीष देसाई, गांधीनगर। जल्दी आप अपने फोन में नए ऐप ही नहीं, उसका हार्डवेयर भी बदल पाएंगे। गूगल जल्दी ही एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर मॉड्यूलर फोन्स लॉन्च करने वाला है। अगर आप अपने फोन के कैमरे से खुश नहीं हैं और उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये अगले कुछ महीनों में संभव हो पाएगा। गूगल एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म पर ही मॉड्यूलर फोन लाने वाला है। इसमें आप कैमरा ही नहीं, पूरा डिस्प्ले भी अपने हिसाब से बदल पाएंगे। इस मॉड्यूलर फोन का डिजाइन अहमदाबाद की ही IT कंपनी E-Infochip और जापान की तोशिबा ने तैयार किया है। गूगल ने ये स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं एंड गूगल ने ही पूरा ये प्रमोट किया है। जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल ने शुरू की थी और गूगल ने प्रमोट किया था टू ओपन अप द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, और वहीं से सब शुरू था एंड्रॉयड का। तो इसी तरह से ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को ओपन करने का इनिशिएटिव पूरा गूगल का है। इनके स्टैंडर्ड्स भी गूगल ने ही डिफाइन किए हुए हैं।
गूगल के मॉड्यूलर फोन के लिए ई-इन्फोचिप और तोशिबा ने करीब 8 मॉड्यूलर मॉडल तैयार किए हैं। आप इनके जरिए अपने फोन के कैमरा, डिस्प्ले तो बदल ही सकते हैं, साथ ही अपने ब्लड ग्रुप या ईसीजी की जांच की व्यवस्था भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको 50 से $5,000 तक खर्च करने होंगे। जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा तब बहुत तरह के मॉड्यूल अवेलेबल होंगे और लोग मॉड्यूल बहुत आसानी से बदल सकेंगे। जब फोन एक बार आप चला लेते हो और फोन बूट हो जाएगा तो चालू फोन में आप एक मॉड्यूल निकाल के दूसरा मॉड्यूल अंदर डाल सकते हैं। आपको फोन भी बंद करने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान होगा। गूगल के मॉड्यूलर फोन में आगे और भी बदलाव किए जा सकेंगे। गूगल ने मॉड्यूलर फोन प्रोजेक्ट का नाम आरा रखा है। ये फोन इस साल के मध्य तक आने की उम्मीद है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।